उर्दू सहाफ़त की जो पूरी तारीख़ है जी 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 वो दरअसल मज़ाहमत की और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की तारीख़ है। और मुझे खुशी है कि आज भी उर्दू सहाफ़त अपने इस महवर पर कायम है और वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुसलसल लड़ रही है। जी। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ मासूम मुरादाबादी जी बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं, उर्दू सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है। कई दहाइयों से इन्होंने उर्दू अखबार में कॉलम लिखा है और नई दुनिया जो एक ज़माने में बहुत ही मशहूर उर्दू का जो वीकली होता था उसमें ये कॉरेस्पॉन्डेंट थे। और 1980 और 90 की जो दहाई है जब हिंदुस्तान में बहुत बड़े बदलाव हुए, जहाँ पे मंदिर मोबिलाइजेशन हुआ, लोअर कास्ट पार्टियाँ आई उत्तर प्रदेश के अंदर में, मंडल कमंडल, बहुत सारी चीज़ें हुई। इन सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है, देखा है और कलमबंद भी किया है। आज के ज़माने में पत्रकारिता जो है उसको ये समझा जाता है सहाफ़त को कि दफ्तर से बैठ के पूरी सहाफ़त मुकम्मल हो जा रही है, लेकिन मासूम मुरादाबादी साहब ने हमेशा फील्ड से जर्नलिज्म किया और शायद उर्दू के कुछ ही ऐसे पत्रकार होंगे जो बिल्कुल एक्टिव, जिसको कहते हैं, जर्नलिज्म उन्होंने की है। तो आज जो मौका है वो ये है कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पे दिल्ली में 30 मार्च को एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद होने वाला है, जिसमें साबिक नायब सदर जमहूरिया जनाब अंसारी साहब वो आने वाले हैं, हामिद अंसारी साहब, और वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। और मासूम मुरादाबादी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी नामवर बड़े उर्दू के जो जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाया जाए, उनसे उर्दू सहाफ़त के बारे में, उसके सामने जो दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सुना जाए और उर्दू सहाफ़त की जो बहुत ही एक बेहतरीन जो तारीख़ है, जो एक गोल्डन पीरियड है, उसको फिर से दोबारा उसको बहाल किया जाए। तो दो बातें और मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू सहाफ़त के ऊपर भी मासूम मुरादाबादी साहब ने बहुत सारी इल्मी किताबों को लिखा है और एक उर्दू सहाफ़त जंग आज़ादी 1857 वाली जो किताब है, आप देख चुके हैं, कई इसके एडिशंस आ चुके हैं, हिंदी में भी एक किताब आ चुकी है और अभी एनसीपीएल से भी एक किताब आई है, उर्दू सहाफ़त आगाज से 1857 तक का एक मुख्तसर जायज़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास न सिर्फ जर्नलिज्म का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बल्कि इन्होंने जर्नलिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत याद करने के लिए, बहुत नवाजिश, मेहरबानी जी। तो देखिए, एक मीटिंग में और एक गुफ्तगू में कितनी बातों को मतलब शामिल किया जाए तो बहुत ही आसान नहीं है। जी जी। एक किताब तो आपकी जो मैंने यहाँ पे देखी जिसमें लिखा हुआ है कि उर्दू सहाफ़त आगाज से 1857 तक। जी जी जी। और थोड़ी देर पहले जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मासूम साहब कह रहे थे कि उर्दू सहाफ़त की जो तारीख़ है वो 1857 से पहले की है और इस किताब में उन्होंने तो सिर्फ 1857 तक आके कहानी को बंद कर दी है। आपको भी पता है कि 1857 से लेके आज़ादी तक हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े उर्दू के नामवर जर्नलिस्ट हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा किया, कुर्बानियां दी, और उसमें मुसलमान, गैर मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई सब लोग उसमें शामिल थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज़ादी के बाद से थोड़ा सा उर्दू के साथ हिंदुस्तान के अंदर में उस तरह का मतलब सुलूक नहीं किया गया जैसे हिंदी के साथ किया गया, नहीं तो ये चीज़ और उर्दू सहाफ़त और आगे बढ़ी होती। तो अब हम इसको क्रोनोलॉजिकली शुरू करते हैं। ये उर्दू सहाफ़त सबसे आसान और बेसिक सवाल है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उर्दू सहाफ़त कब शुरू हुई, कौन लोग इसके बानी थे, क्या उसका पस मंज़र था। इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। अच्छा, देखिए, जब उर्दू सहाफ़त की तारीख़ नवीसी शुरू हुई तो एक तस्वुर ये था कि 17वीं सेंचुरी में टीपू सुल्तान ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था फ़ौजी अखबार, और वो उर्दू का पहला अखबार था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने ये दावा किया वो अपने दावे की दलील के तौर पे कोई अखबार उसका नहीं पेश कर सके जी। और ये बहस जो है वो मैसूर में चली और वहाँ पर इस पर एक किताब लिखी गई जी। उसके बाद कुछ लोगों ने ये दावा किया कि मीर करम अली ने एक अखबार 1810 में उर्दू अखबार के नाम से शाये किया था।
और ये अखबार उर्दू का पहला अखबार था। लेकिन इस सब बहस को तमाम करने के लिए जी.डी. चंदन साहब ने, जो उर्दू सहाफ़त के बड़े मुहक़्क़िक़ थे, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है जामे जहानुमा उर्दू सहाफ़त की इब्तिदा। ये किताब 1992 में शाये हुई थी और उन्होंने बहुत तहक़ीक़ के बाद ये साबित किया कि उर्दू का पहला अखबार दरअसल जामे जहानुमा था, जो 1822 में कलकत्ता से शुरू हुआ। और इस अखबार को शुरू करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुलाजिम थे जिनका नाम था पंडित हरिहर दत्त, और इस अखबार के एडिटर थे पंडित सदा सुखलाल। इस तरह ये एक फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ कि 1822 में दरअसल उर्दू की सहाफ़त शुरू हुई थी और पहला अखबार जिसे एक मुकम्मल अखबार की शक्ल दी जा सकती है जो उर्दू में था, उसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार था, जो 1822 में शुरू हुआ। और उसके बाद 1837 में दूसरा एक मुकम्मल अखबार मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली से निकाला, जिसका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। तो आप ये कह रहे हैं कि पहला जो एक फॉर्मल, एक जिसको हम अखबार कह सकते हैं, वो 1822 में वो अखबार था। जी। नाम क्या बताया आपने? उसका नाम था जामे जहानुमा। जामे जहानुमा। जी। और ये हम 2022 में हैं। हाँ, इस तरह से आप देखें तो 200 साल उर्दू सहाफ़त 200 साल कंप्लीट हो रहे हैं जी। 27 मार्च 1822 को वो अखबार कलकत्ता से निकला था जी। और अब 27 मार्च 2022 को पूरे 200 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो उसकी कुछ कॉपी है अभी मौजूद है? किसी ने, आपने देखी है? हाँ, मैंने देखी है उसकी कॉपी जामे जहानुमा की। मैंने अभी यहाँ जो जाकिर हुसैन लाइब्रेरी है जामिया इस्लामिया की, उसमें वहाँ इसकी एक कॉपी मौजूद है और इसकी कॉपी नेशनल आर्काइव्स में भी है और बहुत सारी जगहों पर इसकी कापियाँ मिलती हैं। और छोटे साइज़ का अखबार था ये, तो उसकी मैं आपको तस्वीर भी अभी दूंगा जो मैंने वहाँ से तलाश करके खींची है। और इस तरह से ये फैक्ट अब इस्टेब्लिश हो गया है कि जामे जहानुमा उर्दू का पहला अखबार था। अच्छा, तो उसमें कंटेंट क्या होते थे, मवाद क्या होता था? अच्छा, मतलब वो जो एडिटर थे उनका क्या कंसर्न था? देखिए, वो कंटेंट बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र तो नहीं होते थे, चूँकि जो साहब उसे अखबार को निकालते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे। तो आम तौर पे जो छोटी मोटी खबरें उसमें होती थी, जो कुछ सरगर्मियाँ होती थी, उस ज़माने में जर्नलिज्म इतना डेवलप नहीं था, ना कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की गुंजाइश थी, और जाहिर है मुल्क ग़ुलाम था, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। और वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में जो अखबार निकलते थे उनकी सर्कुलेशन भी बहुत कम होती थी। यानी आपको हैरत होगी, कोई अखबार 50 कापियाँ छपती थी, कोई 100 छपती थी, कोई 150 छपती थी, और ख़ुद अंग्रेज़ उन अखबारों को ख़रीदते थे। अंग्रेज़ अफसरान उन अखबारों को ख़रीदते और पढ़ते थे। उन्होंने उर्दू सीखी थी और उनकी ये कोशिश थी कि ये अखबार जो हैं उर्दू में चलें, चूँकि ये यहाँ जो उर्दू सहाफ़त से पहले जो उसकी पेशरो सहाफ़त थी वो फ़ारसी सहाफ़त थी, पर्शियन। लेकिन चूँकि उर्दू हिंदुस्तानी तनाजुर में ज़्यादा एक रिलेवेंट लैंग्वेज थी और आम यानी बोलचाल की ज़बान भी थी, इसलिए वो उर्दू को प्रमोट करना चाहते थे और फ़ारसी को ख़त्म करना चाहते थे। इसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की और उर्दू जो है वो डेवलप हुई और डेवलप होते होते वो काफ़ी आगे बढ़ी। तो हम ये बात कर रहे थे कि 1822 में पहला अखबार आया, उसके बाद मौलवी बाकर का भी नाम हम बहुत सुनते हैं। तो उस उर्दू सहाफ़त का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। मतलब कम से कम आज़ादी 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी वहाँ तक कैसे वो डेवलप हुआ? देखिए, मौलवी मोहम्मद बाकर ने, जो यहाँ दिल्ली कॉलेज के उस्ताद थे और बहुत काबिल शख्सियत थी, फ़ारसी के, अरबी के बड़े आलिम थे वो, उन्होंने 1837 में यहाँ से एक अखबार शुरू किया। पहले एक प्रेस उन्होंने ख़रीदा और फिर उस अखबार की इशाअत के लिए वो प्रेस ख़रीदा गया और वहाँ कुछ दूसरी किताबें भी छपीं। लेकिन ये उन्होंने अखबार 1837 में शुरू किया मौलवी मोहम्मद बाकर ने, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। ये याद रखना चाहिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को हमारे लिटरेचर के लोग बहुत जानते हैं, उनका बड़ा कारनामा है, ये उनके वालिद थे। तो उन्होंने 1837 में ये अखबार शुरू किया। लेकिन जब उस ज़माने में गालिब और ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र
वो मौलवी मोहम्मद बाकर का बड़ा ताल्लुक़ बहादुर शाह जफ़र से था और उनकी डायरेक्ट अप्रोच थी बहादुर शाह जफ़र तक और किला मोहल्ला तक, लाल किले तक उनकी डायरेक्ट अप्रोच थी। बाद के दिनों में उन्होंने अपना नाम बदल के इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर, बहादुर शाह जफ़र से ताल्लुक़ की बुनियाद पर अखबारुज़ ज़फ़र भी कर दिया था उस अखबार का नाम। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने की जितनी सरगर्मियाँ हैं अदबी और नीम अदबी और सियासी, उसकी हमें जानकारी दिल्ली उर्दू अखबार से मिलती है। दिल्ली उर्दू अखबार उस ज़माने की अदबी सरगर्मियों का यानी गालिब के उसमें गालिब जब जुए में पकड़े गए तो उसकी खबर उसमें शाये हुई कि गालिब इस तरह से गली कातिम जान में कुमारबाजी में पकड़े गए। फिर ज़ौक़ से जो उनका एक झगड़ा था उसकी इसमें खबरें छपती तो थी। ये अभी क्या इसकी कॉपी मौजूद है? हाँ, इसकी कॉपी मौजूद है। इसकी कॉपी तो नेशनल आर्काइव्स में है, इसकी फाइलें हैं मौजूद। ये कॉपियाँ इसकी मौजूद हैं और इसको कंपाइल करके छापा ख्वाजा अहमद फ़ारूकी साहब थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर थे। उन्होंने इसकी कुछ कॉपियाँ कंपाइल करके दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये की। वो रिकॉर्ड पर हैं, वो लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। मार्केट में तो अब नहीं मिलती हैं क्योंकि 50-60 साल पहले छपी थी, तो वो रिकॉर्ड पर है। इस पर काम जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन जब 1857 की 150 साला तकरीबात शुरू हुई थी यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो मुझे कहीं से ये पता चला कि ये एक, चूँकि हर पहलू पर उस वक्त काम हो रहा था, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया और इस पर काम किया कि 1857 की जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का क्या रोल था और किस तरह से उर्दू के सहाफ़ियों को शहीद किया गया। और पहले सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर थे। आपने कहा कि जब उर्दू अखबार 1822 के करीब में जब उसकी शुरुआत हुई तो उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक मुलाजिम थे वो उस अखबार को निकालते थे और उस ज़माने में उस तरह से मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना और बहुत ही इनकलाबी बातें कहना उस दौर में उस समय नहीं देखा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1822 से और 1857 के बीच में तकरीबन 30 या 35 साल का फासला है, जो कि तारीख के नुक्ते नज़र से बहुत बड़ा फासला नहीं माना जाएगा। कैसे मतलब इसके अंदर में वो इनकलाबी असर उर्दू अखबार के ऊपर में पड़ा कि अंग्रेज़ों को उर्दू अखबार के जो सहाफ़ी थे उनको पकड़ के मारना पड़ा और उनको हर तरह की अजियत देनी पड़ी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त 1857 का गदर हुआ, जिसे गदर कहा जाता है, जो पहली जंग आज़ादी थी, उसमें जो हिंदुस्तानी प्रेस था, अखबारात थे, उनकी हमदर्दियाँ किला मोहल्ला के साथ थी, यानी लाल किले के साथ थी। और जब अंग्रेज़ों ने किला मोहल्ला के साथ बदसलूकी की और जब चूँकि आप जानते हैं कि 1857 के जो इनकलाब था उसको लीड करने का काम अब बहादुर शाह जफ़र ने किया था, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से इंतकाम लेने के लिए जो उनके साथ जुल्म व सितम किया, उनके बेटे और पोतों के सर कलम कर दिए गए और जो एक यानी एक इस तरह का जुल्म व सितम था जिसकी तारीख़ में बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं मिलती हैं। तो जाहिर है ये एक नेचुरल बात थी कि अखबारात का जो हमदर्दियाँ थी वो मज़लूम के साथ थी। वो जालिम के हमनवा नहीं हो सकते थे। और उर्दू सहाफ़त की जो पूरी तारीख़ है वो दरअसल मज़ाहमत की और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की तारीख़ है। और मुझे खुशी है कि आज भी उर्दू सहाफ़त अपने इस महवर पर कायम है और वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुसलसल लड़ रही है। जी, मोहम्मद बाकर का नाम तो हम सुनते हैं, और कोई बड़ी शख्सियत है जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे, खासकर उनका रोल 1857 का जो जंग था उसमें उनका बड़ा नुमायां रोल था, खासकर अंग्रेज़ों के खिलाफ? देखिए, मौलवी मोहम्मद बाकर के दिल्ली उर्दू अखबार के अलावा एक और अखबार था पयाम आज़ादी, जिसके एडिटर थे मिर्ज़ा बेदार बख्त, जो बहादुर शाह जफ़र के पोते थे। और उनके साथ भी अंग्रेज़ों ने बड़ा ज़ालिमाना सलूक किया। मैंने इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है इस किताब के अंदर। और पयाम आज़ादी के बारे में इससे पहले कहीं कोई मवाद नहीं मिलता, वो मैंने रिसर्च करके निकाला। उस अखबार की कोई कापी यहाँ नहीं है, ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में एक कापी उसकी मौजूद है। मौलवी मोहम्मद बाकर के बाद जिस सहाफ़ी को फांसी पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, वो मिर्ज़ा बेदार बख्त थे, जिनको पकड़ करके उनके जिस्म पे सुअर की चर्बी मल करके
उन्हें तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया। ये मिर्ज़ा बेदाब वक्त दूसरी शख्सियत थी। और जहाँ जहाँ भी जिस घर से क़याम आज़ादी का कुछ शुमारा बरामद हुआ उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके साथ संगीन किस्म के मजालिम किए गए और जुल्म सितम किया गया। ये तारीख़ का हिस्सा है। जी 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 जी। अच्छा, उस ज़माने में आपने कहा कि उर्दू अखबार जो है 1820 से लेके 1857 तक बहुत परवान चढ़ चुका था। और दीगर ज़बानों में अगर हम वर्नाकुलर प्रेस की बात करें, मान लीजिए बांग्ला हो, हिंदी हो या कोई और ज़बान में जो अखबार, हिंदुस्तानी ज़बान में जो अखबार निकलते थे, तो उनका क्या आप उनके बारे में कुछ आपने जानकारी हासिल की है तो बताइए, उनका क्या रुख था, वो क्या कर रहे थे कुछ, या वो अभी मंजराम पे आ चुके थे या नहीं, खासकर हिंदी के हवाले से कुछ? देखिए, मैंने बहुत छानबीन की है, खुद हिंदी के भी कई पत्रकारों ने इस पर लिखा है और वो किसी और ज़बान का, किसी वर्नाकुलर प्लेस के किसी एक भी अखबार का नाम नहीं पेश कर सके। जो भी नाम आए वो उर्दू अखबारों के नाम आए। और ये बात सही है और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी जो है उर्दू ज़बान में उर्दू अखबारों ने लड़ी। ये एक रिकॉर्ड है। आप अंग्रेज़ों को पढ़िए, अंग्रेज़ों के लिखे हुए की हिस्ट्री भी पढ़िए, उसमें कोई वर्नाकुलर प्लेस का, जाहिर है उस वक्त अंग्रेज़ी के जो अखबार थे वो तो सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे और वो तो अंग्रेज़ी निकालते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। तो उर्दू प्रेस का जो रोल है, जो आपको इस किताब में भी पूरी तरह से मिलेगा, मैंने पूरा इसको एलेबोरेट किया है, वो सब आपको नज़र आएगा। एक बात मैं आपसे आखिर में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त का एक तो ये रोल है और दूसरा जो उसका रोल है वो ये है कि उर्दू सहाफ़त ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया है। देखिए, जब उर्दू सहाफ़त शुरू हुई थी तो कलमी अखबार निकाले जाते थे, यानी लोग कलम से लिख करके तकसीम करते थे। वो वक़ाए निगार जो थे, जो रिपोर्टर थे, वो कलम से लिख करके और अंडरग्राउंड लेकर के रिपोर्टिंग करते थे। और दूसरी बात ये है कि पहले पत्थर का ज़माना आया, पत्थर पर प्रिंटिंग हुई, फिर लेथू का ज़माना आया और लेथू से प्रिंटिंग शुरू हुई, वो भी एक बहुत मुश्किल काम था। तो उर्दू अखबारात जो आज आपको कलर प्रिंटिंग में नज़र आ रहे हैं, ये इसमें अब सबसे बड़ा मसला क्या था कि सारी ज़बानों के टाइप ढल चुके थे। उर्दू किताबत के ज़रिए से अखबार निकलते थे, खत्ताती और खुशनवीसी से। और आपको सुन के हैरत होगी कि आज भी चेन्नई में एक अखबार है मुसलमान नाम का, जो किताबत के ज़रिए शाया होता है। और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में वो एक ही अखबार है जो कंप्यूटर के दौर में भी किताबत से शाया हो रहा है। तो कंप्यूटर तक पहुँचते पहुँचते मैंने अपनी एक दूसरी किताब में, उर्दू सहाफ़त के इर्तिक़ा में, इस पर बहुत रोशनी डाली है कि कैसे ये डेवलप हुआ है। अब एक मसला क्या था कि कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं थी उर्दू की, तो 1992 में एक एजेंसी शुरू हुई UNI उर्दू सर्विस की, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। हाँ, पहले अंग्रेज़ी से तर्जुमा करना पड़ता था और फिर उसकी किताबत होती थी, मतलब बहुत से मराइल थे। तो अखबारात उर्दू के बहुत ज़्यादा खबरों को कवर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब चूँकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें। सर, हम उस सवाल पे आएंगे, मतलब जो आजकल क्या उर्दू अखबार के सामने क्या चैलेंजेस है उस पे आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 1857 के दौरान भी अगर कोई लिटरेचर अगर हमें मिल रहा है जो अंग्रेजों से लोहा ले रहा है, लिख रहा है, कोई अखबार है, कोई सहाफ़त है, तो उर्दू ही है। दीगर जबान में उस तरह के मवाद अभी तक पेश नहीं किए गए। तो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये उर्दू सहाफ़त का जो तारीख है वो मुल्क की आज़ादी के साथ, या जो कहिए नौ आबादियत के खिलाफ इसका एक मतलब एक रुख था, एक इसकी मुहिम थी। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये जितनी मज़ाहमत, जितनी लड़ाई फ्यूडलिज्म के खिलाफ, नौआबादियत के खिलाफ और जालिमाना निज़ाम के खिलाफ उर्दू सहाफ़त ने लड़ी, उर्दू के सहाफ़ियों ने लड़ी, वो किसी ने नहीं लड़ी। और मैं आपको बताऊँ, एक मिसाल देता हूँ, ये एक कंपोजिट लड़ाई थी। इसमें ये नहीं था कि उर्दू अखबार का नाम मुसलमान था। उर्दू अखबार निकालने वाले कितने बड़े बड़े लोग गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे। एक अखबार था स्वराज्य, जंग आज़ादी में, ये 1857 के बहुत बाद की बात बता रहा हूँ। उस अखबार के तकरीबन 9 एडिटर्स को जेल भेजा गया और उस अखबार के एडिटर की तनख्वाह होती थी जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला, ये उसकी तनख्वाह थी। और एक एडिटर आता था, उसे हुकूमत पकड़ करके जेल भेज देती थी उसकी बेबाकी की वजह से। फिर दूसरा एडिटर उसी तनख्वाह पे आ जाता था, उसे मालूम था कि मुझे जेल जाना है, लेकिन कुर्बानी का ये जज्बा था। अब देश के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का ये जज्बा था कि दूसरा एडिटर उसी तनख्वाह पे, जौ की एक रोटी पे और पानी के एक प्याले पे उसी तनख्वाह पे आ जाता था, फिर वो जेल चला जाता था। तो तीसरा तैयार रहता था। ये एक पूरी 9 एडिटर उसके जेल भेजे गए।
तो इसी तरह से पूरी, अब मौलाना आज़ाद का जो अखबार था अल हिलाल, उसकी 17 मरतबा जमानत जब्त की अंग्रेजों ने। आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ा अखबार। फिर उन्होंने अल बलाग निकाला। हजरत मोहानी भी हैं। हजरत मोहानी को देखिए, हजरत मोहानी की क्या जिंदगी थी, वो फकीराना जिंदगी थी, और उन्होंने कहीं हथियार नहीं डाले। ये लोग देखिए, जो जुल्म होता क्या है, इंसानी फितरत ये है, सरिश्त ये है कि अगर कोई जुल्म होता है तो आदमी सरेंडर कर देता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये अपनी जान हथेली पे रख के फिरते थे। अच्छा, तो एक सवाल ये है कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने जो भी इनकलाब हुआ उसको दबाने में कामयाब हुए, और मुसलमानों का भी एक तबका जो मिडिल क्लास तबका था, उनको ये लगा कि अब बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से टक्कर लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और मुसलमानों के अंदर में मतलब क्या कहें, तनज़ुली और बैकवर्डनेस आ गया, और थोड़ी सी जदीद तालीम ले लो, वक्त को अभी इंतज़ार करो, वक्त का इंतज़ार करो। तो 57 के बाद से वो जो क्या कहेंगे, वो जो उनके अंदर में जो वो ताकत थी उर्दू अखबार की, मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ होगा, या फिर कौन सा ऐसा वक्त था जब फिर से उर्दू अखबार के अंदर में उसी तरह की गर्मी आई, या फिर उर्दू अखबार वैसे ही रहा? देखिए, उर्दू सहाफ़त को दो बहुत बड़े सदमात से गुजरना पड़ा। जी। पहला सदमा तो 1857 की जंग थी, जिसमें पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी हुकूमत ने, और बहुत कम अखबार बाकी बचे थे। तो फिर मतलब 1857 के बाद उसको कहते हैं ना, फिर से बाउंस बैक कब से उन्होंने फिर देखिए, जो असल रुख सामने आया वो 1837 में आया। 1857 के बाद कई साल तक अखबारात निकलने बंद हो गए और नहीं निकले अखबार। लेकिन उसके बाद अखबार कुछ अरसे के बाद, कौन लोग थे उसको यही देखिए, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उस जमाने में, देखिए जर्नलिज्म की शक्ल बिल्कुल दूसरी थी। आपकी तरह और हमारी तरह कोई प्रोफेशनल लोग तो नहीं होते थे ना, जो लिटरेरी लोग थे, जो जबान को जानते थे, वो इसमें आते थे। और कई लोगों के नाम है, मैं आपको बता सकता हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने अखबारात निकाले और वो लोहा लिया अंग्रेजों से उन्होंने, और वो बराबर अपने काम में लगे रहे। और सुहेल अंजुम साहब का, जो कि बड़े उर्दू के जर्नलिस्ट हैं, उनका एक मजमून इनकलाब में मैंने अभी पढ़ा, तो वो कह रहे हैं कि उर्दू अखबार को निकालने में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम जो भाई हैं या जो लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। तो उनके बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि ये बदकिस्मती है कि उर्दू अखबार को मुसलमानों से ही हमेशा मंसूब कर दिया जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा, उर्दू सहाफ़त तो गैर मुस्लिमों ने शुरू की थी। मैंने कहा ना आपसे, उर्दू का पहला अखबार पंडित हरिहर दत्त ने निकाला था, और उसके एडिटर पंडित सदा सुखलाल थे। ये तो है फैक्ट। उसके बाद पूरी आज़ादी की तहरीक में आप देख लीजिए, कितने अखबार थे। पैसा अखबार था, ये इनका मुंशी नवल किशोर का अखबार था, और कितने सहाफ़ी हैं जिन्होंने, और वो सब गैर मुस्लिम ही थे। असल में उधर जब ये मूवमेंट चल रहा था ना, तो उसमें हिंदू और मुसलमान की तफरीक नहीं थी जो आज है। वो एक, जो लोग आज़ादी के जज्बे से सरचार थे, उनके यहाँ मज़हब की इतनी अहमियत नहीं थी। उनके यहाँ आज़ादी की और अपनी जो बुनियादी आज़ादी है उसकी फ़िक्र थी। ये आप देखिए कि मैंने आपके स्वराज्य का अखबार का नाम लिया, वो गैर मुस्लिमों का अखबार था। प्रताप किसका अखबार था, तेज किसका अखबार था, सब गैर मुस्लिमों का थे। कोहिनूर किसका अखबार था, ये गैर मुस्लिमों का था, जो लाहौर से निकला और 50 साल तक निकलता रहा, इतना बड़ा अखबार था वो। तो और अखबारों में काम करने वाले लोग, अखबार का एडिटर अगर मुसलमान है तो काम करने वाले हिंदू हैं, और अगर अखबार का एडिटर हिंदू है तो काम करने वाले मुसलमान हैं। ये तफरीक नहीं थी जो आज हमारे समाज के दरमियान है ना, जो बहुत नुकसान पहुंचा रही है हमें। उस जमाने में वो तफरीक नहीं थी। इस तफरीक ने, अगर ये तफरीक होती तो आज़ादी नहीं मिलती मुल्क को। ये तफरीक और ये जो बांटने वाली सियासत है ना, ये मुल्क को बांटने वाली दरअसल सियासत है, ये लोगों को बांटने वाली नहीं है। तो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो पूरी तरह इत्तेहाद और यकजहती के साथ लड़ी गई, कांधे से कांधा मिला करके लड़ी गई। अच्छा, 1857 के बाद जो दूसरा सेटबैक था, जो बहरान था उर्दू अखबार के लिए, वो तकसीम मुल्क है। 1947 में मुल्क बट गया, बहुत सारे उर्दू के सहाफ़ी पाकिस्तान चले गए, और कुछ तादाद में उर्दू जानने वाले और लिखने वाले सहाफ़ी जो गैर मुस्लिम थे वो हिंदुस्तान में भी आए। तो 1857 में एक चोट पहुंची उर्दू अखबार को, और 47 में भी पहुंची, तकरीबन 100 साल बाद। तो 47 के बाद से क्या उर्दू अखबार
फिर उभर पाई, या जो वो बात पहले वाली थी वो नहीं हो पाई? देखिए, इस अंदाज में आप कह सकते हैं कि जो जर्नलिज्म उससे पहले वाला था और जो लोग लायक व फायक लोग थे जी जी वो उसके बाद इस अंदाज में नहीं थे, जी क्योंकि बहुत सारे मतलब यहाँ से एक अखबार निकलता था दिल्ली से जंग, जी यहाँ लाल कुएं पे उसका दफ्तर था, मीर खलीलुर रहमान उसके एडिटर थे, वो दिल्ली वाले थे, वो तकसीम की आंधी में चले गए पाकिस्तान और कराची में उन्होंने अखबार निकाला। आज वो उर्दू का दुनिया में सबसे बड़ा अखबार है जिसकी 5 लाख कापियाँ रोज़ाना छपती हैं और दर्जनों उसके एडिशन छपते हैं, बड़ा अखबार है वो। और बहुत उसका दफ्तर यानी टाइम्स ऑफ इंडिया से बड़ा दफ्तर है, मैंने कराची में देखा है, उसके एडिटर से भी मैं मिला हूँ और उनके बहुत से मैगजीन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्रीम थी, देखिए ज़िंदगी के जितने भी शोबे थे उसकी क्रीम वहाँ चली गई। अब यहाँ पर क्या बचा? अब यहाँ पर तलछट बची। अब वो तलछट जो भी कुछ कर सकती थी उसने अपनी बेसरोसामानी की हालत में किया, क्योंकि यहाँ कोई सरपरस्ती नहीं थी। जी। अच्छा, आज़ादी के बाद से जो जिन लोगों ने नुमाया काम किया, उनकी कारकर्दगी रही बतौर सहाफ़ी या बतौर इदारा, उन लोगों के कुछ नाम आप बताना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद जिस अखबार ने ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में एक उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा और वो अखबार था कौमी आवाज़, जो पंडित नेहरू ने निकाला था। 1945 में वो अखबार निकला था, जो लखनऊ और फिर सन 1980 में वो दिल्ली से निकला। इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया उसको और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस फंक्शन में मौजूद था ITO पर जो हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी ने वो अखबार लॉन्च किया था। तो उस अखबार का एक बड़ा किरदार है नॉर्थ इंडिया के अंदर और उसने बड़े बड़े सहाफ़ी पैदा किए, जैसे हयातुल्लाह अंसारी, जैसे इशरत अली सिद्दीकी, जैसे उस्मान गनी और बहुत सारे कई, जैसे मोहन चिरागी उसके दिल्ली के एडिटर थे और उसमें दीवान तसव्वुर यहाँ काम करते थे दिल्ली में, और कई गैर मुस्लिम रिपोर्टर्स थे। चंद्रभान ख्याल अभी ज़िंदा हैं, वो उसके रिपोर्टर थे। और उसका बड़ा एक कौमी आवाज़ ने दरअसल सहाफ़त तो की, उसने एक नई ज़बान दी। नई ज़बान दी, इसका क्या मतलब? उसने एक टर्मिनोलॉजी, कुछ आसान, जो उर्दू के बाद ऐसे अल्फाज थे जो लोगों की समझ में नहीं आते थे, मतलब लोग लिखते थे बैनुल अक़वामी, उन्होंने बैन अक़वामी कर दिया उसको, है ना। बहुत सारी कई चीज़ों में उन्होंने तब्दीलियाँ की और ये शुरू किया था हयातुल्लाह अंसारी ने, जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, और फिर इशरत अली सिद्दीकी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी के दिलों पे उतर जाए। हाँ, अखबार जो है ना, देखिए वो हर तबके का आदमी पढ़ता है। वो एक पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़ता है, एक अनपढ़ भी पढ़ने की कोशिश करता है और एक नीम खानदान भी पढ़ता है, जो ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, और वो चाय के होटल में बैठ के भी पढ़ता है। उसके बाद नॉर्थ में तो मैंने आपको ये बताया कि ये कौमी आवाज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद ये राष्ट्रीय सहारा और फिर इनकलाब, ये उसके बाद की पैदावार है, बहुत बात की। लेकिन उसके साथ साथ बेंगलोर में और बम्बई में और हैदराबाद में एक अखबार ने अभी 100 साल अपने मुकम्मल किए। वो कौन सा अखबार? वो अखबार है रहनुमाए दक्कन। रहनुमाए दक्कन ने अभी 100 ईयर्स अपने कंप्लीट किए। जी, उसके एडिटर की अभी पिछले साल इंतकाल हो गया, सैयद वक़ारुद्दीन साहब का। तो उसके बाद सियासत अखबार निकला, आबिद अली खान ने निकाला। ये 2 लोग थे, महबूब हुसैन जिगर और आबिद अली खान, जिन्होंने अखबार शुरू किया। और महबूब हुसैन जिगर जो थे वो मुश्तबा हुसैन के भाई थे बड़े, जो मुश्तबा हुसैन हमारे मिर्ज़ा निगार हैं, उनके बड़े भाई थे। उन्होंने बड़े अपना खून जिगर पिला करके उस अखबार को परवान चढ़ाया। और उसी के साथ साथ एक अखबार था मुंसिफ, हैदराबाद से निकलता था, जिसके महमूद अंसारी जिसके एडिटर थे, और उसके नुमाइंदे थे यहाँ पे GD चंदन साहब, जो रिटायरमेंट के बाद उसके लिए रिपोर्टिंग करते थे यहाँ से। उसके बाद इस अखबार को, मुंसिफ को ख़रीद लिया एक NRI ने, खान लतीफ़ खान ने, और उसको बहुत आला पैमाने पे निकाला गया। और वो अखबार आज भी चल रहा है, बहुत मेयारी अखबार है। और फिर उसके बाद एक एतमाद अखबार निकला हैदराबाद से। तो उससे पहले मैंने आपसे कहा कि बम्बई से अब्दुल हमीद अंसारी ने इनकलाब शुरू किया था और गुलाम अहमद खां आरजू ने हिंदुस्तान शुरू किया था, वो उससे भी पुराना अखबार है। इसी तरह सालार शुरू किया गया बेंगलोर में। तो ये अखबारात आज़ादी के बाद जिन्होंने उर्दू सहाफ़त को संभाला
और एक यहाँ से नई दुनिया एक अखबार था अब्दुल वहीद सिद्दीकी का जी, जिसमें आप जुड़े हुए थे। हाँ, मैं तो वीकली अखबार से जुड़ा, लेकिन ये अखबार जो है बुनियादी तौर पे डेली अखबार की सूरत में शुरू हुआ था बली मरान से। ओके ओके, उसके बाद से वीकली बन गया। उसके बाद ये वीकली बन गया और उसी दौरान में एक अखबार निकला करता था अंजाम जी बली मरान से, जिसमें कुलदीप नैयर साहब ने काम किया, जी हजरत मोहानी साहब के साथ काम किया वहाँ पर। जी जी तो ये इस तरह से अखबारों का एक पूरा, बहुत सारे नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे हैं चूँकि मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने, लेकिन ये बुनियादी अखबार थे जो मैंने 8-10 आपको नाम गिनाए, जिन्होंने आज़ादी के बाद उर्दू सहाफ़त को परवान चढ़ाया। और जब ये राष्ट्रीय सहारा मैदान में आया, पैरा मल्टी कलर अखबार था, मल्टी एडिशन अखबार इस वक्त तक कोई था नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन ये 10-12 शहरों से निकलता था। उसके बाद जागरण ग्रुप ने इनकलाब को परचेज़ करके इसे नॉर्थ इंडिया से निकाला, ये भी अब कई शहरों से निकल रहा है और बहुत कामयाब अखबार है। तो इस तरह से ये एक तसलसल जारी है। मैं एक बात ये कहता हूँ, अभी मैंने एक तकरीर में भी अपने कहा कि उर्दू का अखबार पंडित हरिहर दत्त ने शुरू किया और पंडित सदासुख उसके एडिटर थे, 2 आदमी। आज उर्दू के 2 बड़े अखबार नॉर्थ इंडिया में जो हैं, उसका एक का मालिक सुब्रतो राय सहारा है, एक का मालिक संजय गुप्ता है। तो ये उर्दू के कंपोजिट कल्चर की पहचान है ना भाई। मैं ये नहीं देखता कि अखबार का एडिटर मालिक कौन है, मुझे तो खबर चाहिए ना। अगर संजय गुप्ता या रायपुर सुब्रतो राय, लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो वो भी कहते हैं कि मुस्लिम्स कम्युनिटी इतनी बड़ी है, मान लीजिए बहुत बड़ी आबादी है, वसाइल भी बहुत ज़्यादा है, पसमानदगी भी है, लेकिन कम्युनिटीज़ की तरफ से कुछ लोग ये भी कहते हैं कुछ कम्युनिटीज़ का भी अखबार होना चाहिए जो चले। तो मैं उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखता हूँ, लेकिन कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटी की तरफ से इतने सारे इदारे हैं। मुझे याद है कि जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर से भी एक अखबार निकलता था, लेकिन वो अखबार देख के लगता था कि पता नहीं आज का अखबार है कि या कितना पुराना अखबार है। तो जो गैर मुस्लिम उर्दू अखबार को निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ की तरफ से भी कुछ अखबार निकलने चाहिए, उसकी तरफ क्यों नहीं कोशिश हो रही है? मैं आपको दरमियान में ये बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया कि 2 अखबार ऐसे थे, एक दावत और एक अलजमियत जी। ये इसी पीरियड के अखबार थे जिन पीरियड का मैंने नाम लिया। लेकिन और ये अखबार काफ़ी चलते थे, दोनों अखबार, चूँकि एक जमात इस्लामी का अखबार था, एक जमीयत उलमा का अखबार था, उन पर एक ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन वो कवरेज ऐसी थी कि सबकी खबरें छापते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अखबार सिमट गए, ये अपनी जमातों तक महदूद होकर रह गए। इनका जो एक नेशनल इस तरह का कैरेक्टर था वो कमज़ोर पड़ गया। क्या एक ज़माने में उनका नेशनल कैरेक्टर था? बिल्कुल था उसकी, यानी अभी तक, जब तक अलजमियत की भी बात करें, अलजमियत की नहीं, दावत तो अभी भी देखने को मिलती है, मतलब वीकली एडिशन में जी जी। लेकिन जो अलजमियत है उसकी कॉपी तो मुझे नहीं पता कि मैंने कब देखी, अब तो कहीं दिखती भी नहीं। हाँ, वो अलजमियत को उन्होंने वीकली कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ उसने महदूद किया अपने मेंबर्स तक, उसको उन्होंने मार्केट में नहीं दिया, जबकि वो कर सकते थे। उसको क्यों नहीं करते हैं? अब ये लोगों की अपनी सोच है। मतलब उसको अगर अल्लामा इकबाल की बात को कहें कि फिक्र से ही कौम की, फिक्र और तखयुल से ही कौम की, क्या कहेंगे, उसकी तकदीर बनती है और बिगड़ती है। तो ये फिक्र और तखयुल के और आइडियाज़ के हल्के में क्यों इतना, मतलब लोग कम्युनिटीज़ की तरफ से ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है, मतलब सियासी रैली करने के लिए लोग चले जाएंगे, लेकिन एक अखबार निकालने में क्यों दिक्कत होती है? देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे सरमायादारों को जानता हूँ, मुसलमानों को जी, जो अपनी शादियों में बच्चों की करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जी, जो करोड़ों रुपए के मकान बनाते हैं जी। ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई कॉलेज नहीं बनाते, वो कोई ऐसा इदारा नहीं बनाते जिसका फैज़ कौम को पहुँचे। आप 10 करोड़ की शादी कर लीजिए, 2 घंटे में खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, और इस्लाम के अंदर में खर्चा करने की वजह से शादी रुकने वाली भी नहीं है। इस्लाम तो मना करता है जी जी। इस्लाम ये कहता है कि असराफ बेजा करने वाले, यानी फजूल खर्ची करने वाले, आप समझ रहे हैं, ये शैतान के दोस्त हैं। वही तो मैं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने शादी की तो बिल्कुल कुछ मिनटों का मामला होता है, बहुत ही आसानी से, मैंने 500 रुपये में हो जाती है शादी को। भाई 500 में भी नहीं, आपको अगर शादी करनी है मैं आपकी 1 रुपये में करा दूंगा जी जी। अगर आप मुसलमान हैं तो आप जो ऐसे भी निकाह पढ़ाने वाले हैं, चलिए, मतलब मैं जो 500 कह रहा था वही, मतलब कोई खर्च नहीं उसमें। वो तो आप देखिए, ऐसा है कि शो ऑफ
तो इतना शो ऑफ क्यों हो रहा है, आप लोग कुछ बताते नहीं? ये हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि दौलत ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोगों के पास है, जो ये समझते हैं कि दुनियादारी और शो ऑफ करने से बात बनती है। सुहेल अंजुम साहब के मजमून में बात लिखी हुई थी कि हुकूमत को और सरकारी इदारों को कोसना या उनको जिम्मेदार ठहराना एक बात है, लेकिन मुसलमानों के बीच में भी एक चीज़ पाई जाती है कि वो अपने बच्चों को, अब कहीं एहसास कमतरी है या क्या है, या कि उनको अंग्रेजी पढ़ाना या हिंदी पढ़ाना ज़्यादा वो अच्छा समझते हैं, उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। और उर्दू के अखबारात भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम घरों में नहीं लोग खरीद के पढ़ते हैं। वहीं आप देखें बंगाल और दूसरे हिस्सों में देखें तो वहाँ पे कोई चीज़ को खरीद के पढ़ने का जो एक रिवाज है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर में दिख रही है, जबकि इनका जो मतलब इनकी जो तारीख है इतनी बेहतरीन है कि इतने पढ़े लिखे लोग हुए, इतने आलिम, इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उर्दू ज़बान के अंदर जितना ज़ख़ीरा है किताबों में और रसाइल में और अखबारात में, वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि वो किसी और ज़बान में नहीं मिल सकता है आपको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम दूसरों को तो कोसते हैं, लेकिन हम खुद अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते, यहाँ तक कि अखबार नहीं मंगाते उर्दू के। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, तीनों बच्चे मेरे उर्दू जानते हैं। कैसे जानते हैं? आप देखिए मेरे घर में कितनी किताबें हैं उर्दू की, मेरे पास कितने उर्दू के, कम से कम 10 उर्दू के अखबार आते हैं। 2 तो सुबह को आते हैं और 8-10 अखबार डाक से आ जाते हैं, रिसाले आते हैं उर्दू के। तो वो हुर्फ शनासी उन्होंने की, वो पढ़ने लगे खुद ब खुद मैंने कुछ पढ़ाया उनको, वो उर्दू जान गए। तो ऐसी मतलब आपकी तरह बाकी लोग क्यों नहीं कोशिश करते? नहीं, वो उर्दू की किसी चीज़ को घर में लाने नहीं देते, वो अखबार भी नहीं मंगाते। वो अंग्रेजी का अखबार इसलिए मंगाते हैं कि लोग उन्हें पढ़ा लिखा समझें, चाहे वो अंग्रेजी नहीं जानते हो। तो सवाल ये है कि अपनी ज़बान को, कि जिसे आप कहते हैं कि साहब हमारा सारा असासा है ज़बान के अंदर है, उसको तो प्रोटेक्ट हम ही करेंगे ना, उसको दूसरे लोग तो नहीं करेंगे। भाई हुकूमत ने उर्दू एकेडमी बना दी, NCPL बना दिया, 100 करोड़ का बजट है उसका, वो तो उर्दू के लोगों को कैटर कर ही रहे हैं जो और लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़बान के लिए? तो जो गलती हमारी है, जो कसूर हमारा है, उसकी सज़ा तो हमें मिलनी चाहिए ना। अब आप अभी मेरे घर में यहाँ आए, आपने देखा कि मेरा नाम उर्दू में लिखा हुआ है, और ये अकेला नाम है इस कॉलोनी के अंदर जो उर्दू में लिखा हुआ है, किसी ने नहीं लिखा। मैं चूँकि उर्दू की रोजी रोटी खाता हूँ, उर्दू ने शुरू से मेरी शनाख्त है, उर्दू हुई। और मासूम साहब का कॉलम मैं भी पढ़ता हूँ, और इनके कॉलम की सबसे बड़ी खासियत मेरी नज़र में ये है कि ये उर्दू को उर्दू की तरह लिखते हैं, उर्दू को किसी दूसरी ज़बान की तरह नहीं लिखते जी। क्योंकि जब तक आप उर्दू में लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उर्दू बेहतर अंग्रेजी पढ़ के कैसे उर्दू लिखेंगे आप, या हिंदी पढ़ के कैसे लिखेंगे, या और ज़बान पढ़ के कैसे लिखेंगे? देखिए, मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो भी मदरसे में हुई है। मैंने अरबी भी पढ़ी, फारसी भी पढ़ी, लेकिन जब मैं अखबार की दुनिया में आया तो ये फैक्ट था कि मैंने इसको समझा कि मुझे रीडर की ज़बान में बात करनी है। अरबी की बातें अरबी में लिखेंगे, फारसी की बात फारसी में लिखेंगे, और उर्दू की बातें उर्दू में लिखेंगे। जब मैं लिखता हूँ तो मेरे सामने रीडर होता है, मेरी किताबें नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे नौजवान लोग जो उर्दू सहाफत में आना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने तजर्बे से कुछ उनके लिए कुछ मशवरा देना चाहेंगे, कुछ नसीहत देना चाहेंगे? कैसे एक अच्छा पत्रकार बने, सहाफ़ी बने, ज़बान पे कैसे उनको मतलब को कुदरत हासिल हो, और चीज़ों को कैसे बेहतरीन सियाक से समझे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उर्दू सहाफ़त में लोग आते हैं ना, वो पार्ट टाइम के तौर पे आते हैं। कोई PhD कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, उसने कहा कि कुछ कमाने के लिए आ गए, लग गए, और फिर वो कोशिश में लगा रहता है कि कहीं वैकेंसी निकले तो वो कहीं लेक्चरर हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए। इसको प्रोफेशन के तौर पर अपनाने वाले लोग कम हैं। उसकी वजह क्या है? इसमें आमदनी कम है। आमदनी तो और भी बहुत सारे लोग तो लेक्चरर प्रोफेसर नहीं बन सकते ना। अगर आप इसको सही तरह से अपनाते हैं और इसमें मेहनत करते हैं, और देखिए, कुछ भी आपको लिखने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ता है और मुशाहिदा करना पड़ता है, आपको फील्ड में रहना है। जर्नलिज्म जो है सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं फील्ड में रहने से। मैंने जो कुछ भी सीखा फील्ड में सीखा, और ज़बान के लिहाज से कुछ, और ज़बान के लिए आप ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि जितनी मुश्किल और लिटरेरी ज़बान लिखेंगे उतना लोग आपको काबिल समझेंगे। ये सबसे बड़ा गलत तस्वुर है।
आप सामने वाले की ज़बान में बात कीजिए ना। आप मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में जानता नहीं तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आएगी ना। या मैं आपसे अरबी में बात करूं, आप अरबी जानते नहीं तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर। तो सबसे बड़ा मुखातिब करने का तरीका ये है, मतलब इसको बोलते हैं ना कि इल्म को झाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इल्म को झाड़ने की जरूरत नहीं है। इल्म झाड़ने से नहीं आदमी काबिल होता। लोग समझ जाएंगे कि आप, वो सामने वाला बेवकूफ नहीं है। लोग समझ जाएंगे कि आप आलिम हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके कंटेंट बताएंगे ना। अच्छा, उर्दू सहाफत के बारे में एक और बात कही जाती है कि उसके अंदर में जो अंग्रेजी अखबार या दीगर अखबार, हालांकि डिक्लाइन तो वहां भी हुआ है, जिस तरह के टॉपिक कवर होते हैं खासकर बिजनेस के और दीगर शोबों के, बैन अल-अक़वामी जो खबरें होती हैं, उस तरह के जो एक कंप्लीट अखबार उर्दू का नहीं हो पाता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो उर्दू, मैंने आपसे अभी कहा कि जो उर्दू जर्नलिज्म में लोग आते हैं ना, प्रोफेशनल नहीं होते वो। जी। वो किसी जर्नलिज्म के किसी इदारे से पढ़ करके नहीं आते हैं, वो किसी मदरसे से पढ़ के आते हैं या किसी उर्दू डिपार्टमेंट से आते हैं। वहाँ तो जर्नलिज्म नहीं सिखाया जाता ना, या थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। तो वो अगर जर्नलिज्म की रिक्वायरमेंट को, सहाफ़त की सही तरह से समझें और उसको, उन्हें मालूम है कि किस तरह से खबर डेवलप की जाती है, किस तरह, अब इकोनॉमिक्स में लिखने वाली नहीं है हमारे यहाँ है, तो कहाँ से आएगा? वो तो खबरें इधर उधर से आ जाती हैं तो छप जाती हैं। मईशत के बारे में, तालीम के बारे में, जो आज की ज़रूरतें हैं। अच्छा, वो कहते हैं साहब अंग्रेज़ी अखबारों में तो तनख्वाहें इतनी ज़्यादा मिलती हैं, उर्दू में तो तनख्वाहें नहीं मिलती। भाई, उर्दू अखबारात की आमदनी अंग्रेज़ी की तरह कहाँ होती है? उसको लाखों में इश्तिहार मिलता है, आपको हज़ारों में मिलता है। तो तनख्वाहें भी तो वहीं से फिर मतलब ये इसको कहते हैं विशियस साइकिल से निकले कैसे? मतलब इस दलदल से निकले कैसे? देखिए, उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आपको। अगर आप, कौन देगा कुर्बानी? कुर्बानी सब लोग दें जो लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। आप, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग नहीं लाखों रुपए कमाते, हजारों में कमा के खर्चा चला लेते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई कारी जो है अगर एक अखबार भी खरीदना शुरू कर दे तो उसका 2 रुपए या 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। बिल्कुल करेगा। अखबार खरीदिए, अखबार में इश्तिहार दीजिए। सिर्फ अखबार खरीदने से कुछ नहीं होता। जो अखबार आप 3 रुपए का खरीदना है, उस पर कास्ट आती है 15 रुपए की। वो कहाँ से निकलेगी भाई? 5 रुपए का तो उस पर पेपर लगा हुआ होता है, उसकी प्रिंटिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब अलग चीज़ है। और आपका 4 रुपए का अखबार जो आप यहाँ खरीदते हैं, वो ऑफिस से चलता है 2 रुपए में। तो सिर्फ खरीदना ज़रूरी नहीं है, उसको आप उसकी आप माली मदद कीजिए, इश्तिहारों के ज़रिए से कीजिए और उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए आप, तभी चीज़ डेवलप होगी। हुकूमत नहीं करेगी ये काम। हुकूमत का काम ये नहीं है। अगर मैं अखबार निकाल के हुकूमत से मदद लेता हूँ तो मैं फिर अवामी मफादात के मौज़ूआत को नहीं छेड़ूंगा। तो इंडिपेंडेंट उर्दू अखबार कैसे बनेगा? इंडिपेंडेंट ऐसे उसके रीडर बनाएंगे ना। देखिए, अखबार को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रीडर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इश्तिहार बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के भी इश्तिहार जितने आप ले सकते हैं, आपके ऊपर दबाव ना हो, आप उसका दबाव कबूल ना करें, इतने इश्तिहार छापिए। अच्छा, ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप 30 मार्च को दिल्ली में इस्लामिक कल्चर सेंटर जो कि लोधी रोड में है, वहां पे एक दिन का फुल प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हामिद अंसारी साहब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं और बहुत सारे, और विजय कुमार चोपड़ा साहब, हिंद समाचार के एडिटर, वो उसको प्रेजाइड करेंगे। 90 साल की उनकी उम्र। तो उसके बारे में कुछ हमारे दोस्तों को बताइए, वो भी उसमें शरीक होना चाहेंगे। देखिए, हम एक जश्न मनाने जा रहे हैं उर्दू सहाफ़त का। जैसे अभय कुमार ने, हमारे दोस्त ने आपको बताया कि उसमें हम उर्दू सहाफ़त के 200 साल पर एक प्रोग्राम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 30 मार्च को कर रहे हैं। उसके लिए उसका इफ्तिताह करेंगे जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस हमें भेज दी है। जो साबिक़ नायब सदर हैं, उसकी सदारत करेंगे जनाब विजय कुमार चोपड़ा साहब, जो हिंद समाचार यानी पंजाब केसरी का जो उर्दू वर्जन है उसके एडिटर हैं, और 90 साल की उनकी उम्र है। मैंने उनसे गुजारिश की और उन्होंने कहा भी कि भाई, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम बुला रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसके अलावा हसन कमाल साहब को हमने इनवाइट किया है बम्बई से, जो बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, साबिक़ एडिटर हैं बिलिट्स के, और फिल्मों के बहुत सारे गाने लिखे हैं। जो हम आज भी गुनगुनाते हैं, गाने भी उन्होंने लिखे हैं। और इसमें हमारे जो हम प्रोफेसर शाफिक क़िदवाई साहब आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में अलीगढ़ से, और कई बहुत अहम शख्सियात इसमें शरीक हो रही हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री इस मौके पर दिखाई जाए,
जो हमारे दोस्त डॉक्टर कामरान ज़ुबैरी हैं जो पूना में, वो उसको तैयार करेंगे। और इसके अलावा एक उर्दू अखबारात, कदीम उर्दू अखबारात की नुमाइश का इसके अंदर एहतमाम होगा। और इसमें हिंदुस्तान भर के लोग, हैदराबाद से, बम्बई से, कलकत्ता से, जितने बड़े उर्दू के सहाफ़ी हैं, अहमद इब्राहिम अलवी लखनऊ से आ रहे हैं, आरिफ अजीज़ साहब आ रहे हैं भोपाल से, और बम्बई से लोग आ रहे हैं, और तमाम जितने भी सरकर्दा सहाफ़ी हैं उर्दू के, उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल किया है और वो सब लोग इसमें शरीक होंगे। और ये बड़ा यादगार प्रोग्राम होगा और आप लोगों की सरपरस्ती की और दुआओं की बड़ी ज़रूरत है हमको। अच्छा, आखिरी सवाल, उर्दू सहाफ़त को लेके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और जिस तरह से आपने पूरी ज़िंदगी दे दी है, आपकी आंखों में तो मुझे बहुत उम्मीद दिखती है। तो ये दो एक्सट्रीम वाली जो बातें होती हैं, आपको क्या लगता है कि कोई कहते हैं बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्यूचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल ही इसका कोई फ्यूचर नहीं। तो क्या असल में क्या है, बताइए। देखिए, मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ जी। जिन रियासतों में, जिन सूबों में उर्दू ज़बान पढ़ाई जा रही है जी, जहाँ उर्दू तालीम का बंदोबस्त है, वहाँ उर्दू सहाफ़त का और उर्दू ज़बान का दोनों का फ्यूचर महफूज है। जैसे महाराष्ट्र, उर्दू का सबसे बड़ा सेंटर इस वक्त महाराष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ हाई सेकेंडरी लेवल तक उर्दू मीडियम के हज़ारों स्कूल हैं। अच्छा। हज़ारों स्कूल हैं। अच्छा। और कोकन जैसे इलाके में सैकड़ों स्कूल हैं। अच्छा। इस वक्त सबसे ज़्यादा उर्दू पढ़ाई जा रही है महाराष्ट्र में, अभी मालीगांव में है। और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सबसे बुरा हाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में तो उर्दू ज़बान तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। अच्छा, ठीक है। तो बेहतर कारकर्दगी महाराष्ट्र की है, नंबर 1 कारकर्दगी। आपको मैं अभी मिसाल देता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने वहाँ किताब मेला किया था। 1.5 करोड़ रुपए की किताबें उर्दू की बिकी वहाँ पर है। उसके बाद उर्दू का सेंटर आंध्रा है, तेलंगाना है, ये अपना ये कर्नाटक है, कलकत्ता भी है, वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी है, ये भी दिल्ली भी है, लेकिन इतना बड़ा सेंटर नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली ही पिछड़ रहे हैं? सबसे ज्यादा यही पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो उर्दू आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसको खत्म करने के जिम्मेदार हम खुद हैं। बावजूद इसके कि वहाँ पे मतलब आलमी शोहरत याफ्ता हमारे पास मदरसे हैं। हाँ जी। अब मदरसों की ही वजह से उर्दू थोड़ी बहुत जिंदा है। ये जो अखबार और रिसाले पढ़े जा रहे हैं, ये मदरसों में ही पढ़े जाते हैं। ये आम कारी इसके बहुत कम हो गए हैं। मैं देखता हूँ जहाँ उर्दू के अखबार लोग खरीदते थे, वो अब नहीं खरीदते हैं। जी। तो सवाल ये था कि फ्यूचर इसका है या फ्यूचर नहीं है? ये देखिए, फ्यूचर तो मैं आपको कोई मैं नजूमी नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन मैं ये क्योंकि मुझे भी इस तरह की बातें सुनने में आती है, अरे उर्दू अखबार में काम करके क्या होगा, इसका तो कोई फ्यूचर नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही फ्यूचर है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा रोशन मुस्तकबिल है, नहीं, लेकिन उर्दू के अखबार जिंदा रहेंगे, उर्दू भी जिंदा रहेगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। अच्छा, ओके। और क्या 2-3 चीजें अगर हम कर दें तो बिल्कुल इसके अंदर में बाहर आ जाए? देखिए, कोई भी जबान जो है ना, वो ऊपर पत्तों को पानी देने से नहीं। अच्छा, जड़ में पानी कैसे दे? जड़ में पानी, इसकी बुनियादी तालीम का इंतजाम कीजिए। सबसे पहले मतलब उर्दू की बुनियादी तालीम। और हम लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, उर्दू के अखबार खरीदे, उर्दू के अखबार, किताबें भी खरीदें। अच्छा, किताबें, इश्तिहार भी दें। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में उर्दू की हालत क्यों खराब हुई है जी। उत्तर प्रदेश में लाखों स्कूल हैं प्राइमरी सेक्शन के हिंदी मीडियम के, एक भी उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं है, नॉट अ सिंगल, पूरे यूपी में। आप मुझे बता दीजिए जी, जहाँ भी उर्दू पढ़ाई जा रही है। आप तो यूपी के हैं, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्राइवेट पढ़ाई जा रही है, मदरसों में पढ़ाई जा रही है, ये प्राइवेट स्कूलों में है। जी। सरकार ने उर्दू तालीम का निज़ाम बिल्कुल खत्म कर दिया वहाँ पे। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हम कुछ करें तो जो उर्दू सहाफत के रास्ते में जो पत्थर पड़े हुए हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे। बिल्कुल। और ये बिल्कुल उर्दू की गाड़ी दौड़ बिल्कुल। और इतनी खूबसूरत जबान है और इसका इतना मतलब इनकलाबी मतलब तारीख है, तो उसको अगर हम फिर से उसको ध्यान रखें, अगर उसको सामने रख के हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारे सामने इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 100% जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हमारे साथ जाने माने सीनियर उर्दू के सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी जी ने बहुत सारी बातें की। उर्दू सहाफ़त, उर्दू अखबार की शुरुआत, उसकी इर्तिका तकरीबन 1822 से लेके 1922 तक की पूरी दास्तान को हम लोगों को मुख्तसर तरीके से बताया। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फील्ड में भी, मैदान में भी इन्होंने उर्दू सहाफ़त की है और इन्होंने लाइब्रेरी में भी बैठ के बहुत मतलब वक्त गुजारा है और बहुत सारी किताबें इन्होंने
उर्दू सहाफ़त के हवाले से लिखी है। आप इनको फेसबुक या आप इनको सोशल मीडिया से या इनको ख़त लिख के इनकलाब में इनके मज़ामीन को पढ़ के आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मासूम मुरादाबादी साहब की कोशिश की वजह से 30 मार्च को दिल्ली में एक 200 साला तकरीब जो है उर्दू सहाफ़त के पूरे होने पे होने जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी लोग उसमें आ रहे हैं और उसमें उर्दू सहाफ़त के बारे में बातचीत होगी। और सर का यही पैगाम है कि उर्दू को पढ़िए और उर्दू के अखबार को खरीदिए, फिर उर्दू के रास्ते में जितनी भी कोई रुकावट डालने की कोशिश कर ले वो कामयाब नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छा ये काम करेगा उर्दू अखबार। और उर्दू अखबार की जो तारीख है आप सब जानते हैं कितना इनकलाबी है, देश से मोहब्बत करना और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती और जो फ़िरकावाराना हम आहंगी के लिए इस अखबार ने काम किया है। और सर ने ये भी बताया कि उर्दू अखबार को शुरू करने वाले जो बानियान हैं, जो पहले के दौर के थे, उसमें बहुत सारे हिंदू हैं, तो इसलिए ज़बान का किसी धर्म से लेना नहीं है। सर आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर।